चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। तो भाई नाइट्रोजन का दिया हुआ है आपको। नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी जेड का वैल्यू 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 - 7 यानी कि वो भी 7 होगा। सारे मासेस दिए हुए हैं, देख लीजिए। मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस दिया हुआ है और ऊपर में हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन का भी दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का भी दिया हुआ है ऊपर में, जो है ना, ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा। तो पहला क्वेश्चन कैसे निकलेगा भाई? बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो पहले डेल्टा एम निकाल लीजिए। डेल्टा एम कैसे निकलेगा? ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस। यहाँ पे चूंकि 7 है, मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर से जो मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है ना 7, 8, 2, 5 है, 7, 8, 3 कर दीजिए उसको, क्योंकि ये डेसिमल के बाद 5 डिजिट में ही एम दिया है क्वेश्चन में। तो प्लस 14 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00867 माइनस टोटल मास इज 14.00307। देखो ये जो वैल्यू आएगा ये एटॉमिक मास यूनिट यू में आएगा, डेल्टा एम, जिसका वैल्यू हम डायरेक्ट आपको बना चुके हैं सामने मेरे, इसलिए ये हम आपको लिख रहे हैं 243 यू एटॉमिक मास यूनिट। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगा ईबी, तो आपको बता चुके थे। जो भी वैल्यू आएगा डेल्टा एम का एटॉमिक मास यूनिट में, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 931.5 जो आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपका आंसर आ जाएगा 104.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, आप देखो क्वेश्चन नंबर 2। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई। देखो यहाँ पे एफ ई और बी आई यानी फेरस और बिस्मथ दोनों है, 26 और 83 है। मास नंबर इसका दिया हुआ है 56 एंड 209। इसको सेम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 का डिटो कॉपी क्वेश्चन नंबर 2, कोई मेहनत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का डिटो कॉपी क्वेश्चन नंबर 2, सेम फॉर्मूला लगाना है यही वाला। बस इस बार जेड के जगह पे अगर आप फेरस के लिए काम कर रहे हो तो जेड यहाँ पे डेल्टा एम पहले निकाल लोगे। जेड के जगह पे अगर आप इसकी बात करो तो उसका वैल्यू पुट करना है 26 इंटू अगेन ये वाला वैल्यू 1.00783 प्लस ए माइनस जेड यानी कि 56 माइनस 26 इंटू 1.00867 माइनस टोटल मास क्वेश्चन में ऊपर दे चुका है 55.93439। इसको सोल्व करने पे जो आएगा, मान लो आया 492.26 या 26 सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेल्टा एम का वैल्यू आ जाएगा, डेल्टा एम नहीं, ये आएगा आपको बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि ये देखिए ये वैल्यू जो लाया हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे जब 931.5। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे डेल्टा एम पहले निकाल लो और उसके बाद लास्ट में 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी वाला, ये वाला वैल्यू दिख रहा है ना। तो क्वेश्चन 1 2 डिटो कॉपी है, कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A given coin has a mass of 3 gram. Calculate nuclear energy that would be required to separate all the neutrons and protons from each other. आपको ये मान के चलना है कॉइन में इंटायरली मेड ऑफ कॉपर और कॉपर का मास दिया हुआ है। तो 3 ग्राम कॉपर के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, यानी ये पूछ रहा है आपसे चुपचाप बाइंडिंग एनर्जी कितना लगेगा और कुछ नहीं। 3 ग्राम कॉपर को सेपरेट करने के लिए कितना बाइंडिंग एनर्जी लगेगा, तो देख लो। कॉपर में आपको पता है इसका जेड का वैल्यू है 29 और ऊपर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 63, यानी कि जेड इज इक्वल टू 29 और ए माइनस जेड इज इक्वल टू 34। अब यहाँ पे आपको डेल्टा एम निकालना है। डेल्टा एम कैसे निकलेगा? फॉर 1 एटम, ध्यान रखिएगा एक एटम के लिए जो मास डिफेक्ट निकाल रहे हैं वो एक एटम के लिए। तो 29 को मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू वही बार बार प्रोटोन का 783 प्लस बचा हुआ 34 का वैल्यू वही बार बार 1.00867 और माइनस टोटल मास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 62.92960। समय कम है, एग्जाम नज़दीक है, इसलिए आप फटाफट देखें। ये आपको एटॉमिक मास यूनिट में 0.592254 एटॉमिक मास यूनिट ये आया और 1 U इज इक्वल टू होता है 931.5, है कि नहीं। इसलिए बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगा? बाइंडिंग एनर्जी निकलेगा 0.5922 जो भी वैल्यू इंटू 931.5 जो भी आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इसको पहले से ही बना चुके हैं 68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए कैलकुलेशन आपको ऐसे दिखा रहे हैं डायरेक्ट। फिर भी कहीं कुछ गलती हुआ मेरे कैलकुलेशन में तो आप देख लेना, मेरे सामने में ये बना हुआ है, मेरे पास अलग से सबका वैल्यू लिखा हुआ है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू ये आया, आप देख लो। पर न्यूक्लियन नहीं, फिर से बोलना, ये हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहे हैं, बोलते बोलते फ्लो में पर न्यूक्लियन बोल देते हैं। अगर पर न्यूक्लियन पूछता है
तो मास नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। अगर यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछता है EBN, ऐसे हम दिखा रहे हैं, तो 551.68 को डिवाइड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे इसके टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन 63 है, तो इससे खैर ये पूछा नहीं है तो इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें और क्या पूछा है, तो इसमें पूछा है कि 3 ग्राम कॉपर है, ये हमने सिर्फ एक एटम का निकाला है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट, यानी तो 63 ग्राम कॉपर का होता है, इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो भाई 63 ग्राम में इतने हैं, तो 3 ग्राम में कितने एटम हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 63 इंटू 3, इतने एटम्स हो जाएंगे भाई। ये 3 ग्राम में इतने एटम्स, और एक एटम में कितना एनर्जी है, दिस मच ऑफ एनर्जी। इसीलिए टोटल एनर्जी निकालने के लिए ये जो नंबर ऑफ एटम्स है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 551.68, ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 क्या बोलता है, ऑब्टेन अप्रोक्सीमेटली द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ गोल्ड आइसोटोप एंड, ये देखिए जो गोल्ड है AU197 AG107, दोनों का मास नंबर आपको पता है कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R0 A⁻1/3। अब यहाँ दो अलग अलग है, R1 एंड R2 लिख देते हैं, R0 A⁻1/3 डिवाइड करोगे कैंसिल हो जाएगा, A1/A2 का होल पावर 1/3। जितना जितना उसका यूनिट दिया हुआ है वो आप यूनिट देख लीजिए किसका कितना वैल्यू दिया हुआ है। जैसे एक का दिया हुआ 197, एक का है 107 पावर 1/3। एग्जाम में ऐसा वैल्यू देगा जिसका क्यूब आपको आराम से पता होगा। ये आंसर आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मेहनत करके ऑलमोस्ट आ जाएगा 1.2256। ये मैंने NCERT का आंसर लिख दिया है, लेकिन एग्जाम में ऐसा वैल्यू देगा जिसका क्यूब आसानी से निकाल सको। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। नंबर 5 क्या बोलता है, क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन A+B+C+D। क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, रिएक्टेंट साइड का मास माइनस प्रोडक्ट साइड का मास इंटू C², जो कहते हैं क्यू वैल्यू। तो आपको नीचे 2 रिएक्शन दिया हुआ है, इन दोनों का क्यू वैल्यू बताना है। देख रहे हैं ना 2 का क्यू वैल्यू। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, रिएक्टेंट साइड का टोटल मास माइनस प्रोडक्ट साइड का टोटल मास इंटू C²। और C² में क्यू वैल्यू जब भी निकालोगे ना तो आप सीधे वही है, मास का डिफरेंस एटॉमिक मास यूनिट में आएगा, उसको आप 931.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधे आंसर। जैसे पहला क्वेश्चन है नंबर 5, यहाँ पे है कि हाइड्रोजन 11 प्लस हाइड्रोजन 13 गिव्स हाइड्रोजन 12 प्लस 21 हाइड्रोजन, यही है ना, चेक कर लीजिए। और आपको ये बताना है कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो भाई इसमें पहले तो आपको बाइंडिंग क्यू वैल्यू निकालने बोला है, क्यू वैल्यू यानी मास ऑफ H11 प्लस मास ऑफ 13 ये देखो रिएक्टेंट साइड का मास हो गया ये 2, माइनस मास ऑफ H12 माइनस मास ऑफ H12, ये हो गया M इंटू C²। इतना वैल्यू इंटू C² करोगे तो वैल्यू आएगा। सारा मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऊपर में आप गौर से देखिए सारा मास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए नीचे सारा वैल्यू दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, ये वैल्यू पुट करते हैं, देखिए सारा वैल्यू पुट करना, लास्ट में ये दोनों तो सेम ही है, 2 बार पुट करना होगा ये वाला वैल्यू। तो पुट करें तो 1.007825 प्लस 3.016049 माइनस 2 टाइम्स, एक ही बार में कर देते हैं, 2.014102 ऐसा कुछ आएगा इंटू C²। तो आप जो भी करोगे ये वैल्यू माइनस में ही आएगा, ये वाला वैल्यू और इधर वाला वैल्यू, तो ये वैल्यू नेगेटिव में आता है इस केस में, हर बार नहीं। 0.00433 इंटू, अब इसको हम 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो स्पीड करेक्ट पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। माइनस में 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो वैल्यू आया नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये एंडोथर्मिक है। अगर पॉजिटिव आया था तो एक्सोथर्मिक होता, ये नेगेटिव आया है मतलब ये एंडोथर्मिक है। याद रखिएगा नेगेटिव आया है इसलिए एंडोथर्मिक है, एनर्जी गेन किया है, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। नंबर दूसरा सेम मेथड से आप बना लोगे, दूसरा भी वही है, इसमें कार्बन 612 प्लस कार्बन 612 गिव्स, देखिए यहाँ पे 1020 एंड प्लस हीलियम 24। इस केस में आपको क्यू वैल्यू निकालना है तो बहुत आसान, दोनों सेम है, तो 2 टाइम्स मास ऑफ कार्बन 612 कर दो इधर, माइनस मास ऑफ, यहाँ ये छूट गया था 1020
प्लस मास ऑफ 24 इंटू में सी ए स्क्वायर। सारा वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम सी ए स्क्वायर का वैल्यू आपको करने से अच्छा है कि पहले ये सोल्व कर दो, इंटू कर देना 931.5 से, सीधे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इसको जब सोल्व करोगे तो इस बार पॉजिटिव में आएगा। हम ये एनसीईआरटी के आंसर से बता रहे हैं आपको, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वार यूनिट आ जाएगा। ये पॉजिटिव आने की वजह से ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देखना चाहो तो क्वेश्चन नंबर आप देख लो 6। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे कर सपोज वी थिंक फ्यूजन ऑफ फेरस 2656 न्यूक्लियस इनटू 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ एल्युमिनियम। अब ये जो हो रहा है ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई आप यहाँ पे फ्यूजन करवा रहे हैं, हेवी न्यूक्लियस को 2 लाइटर न्यूक्लियर में तोड़ रहे हैं, आप फ्यूजन करवा रहे हो। लेकिन ये फ्यूजन हो रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए बोला गया, क्या ये हाइपोथेटिकल है या ऐसा होगा कि नहीं, तो फ्यूजन ये पॉसिबल है कि नहीं वो देखो। तो आपको क्यू वैल्यू निकाल के चेक करना होगा। अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव में आ गया तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर एंडोथर्मिक हो गया मतलब ये रिलीज कहाँ कर रहा है, तो गेन कर रहा है, और उस केस में फ्यूजन पॉसिबल नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है नंबर 6 में बोला है कि एक फेरस है जो 2 हिस्सों में टूट रहा है और दोनों ही एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम प्लस एल्युमिनियम 1328 प्लस क्यू वैल्यू। तो आपको क्यू निकालना है। क्यू कैसे निकलेगा, मास ऑफ फेरस माइनस मास ऑफ एल्युमिनियम, इसको अंत में 2 से इंटू कर देना ये वाले को, क्योंकि दोनों एक ही है। तो ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 55 पॉइंट समथिंग माइनस 2 इंटू 27.98 समथिंग इस तरह से वैल्यू दिया हुआ है। आप क्यू निकालो तो याद है कि लास्ट में सी स्क्वायर लगाना जरूरी है, जिसको आप दोगे तो -0.0288 ये मैंने बनाया था इसलिए उस हिसाब से इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्ट हो जाएगा। पर सी स्क्वायर होता है तो सी स्क्वायर से कट जाएगा ना, इसीलिए डायरेक्ट ऐसे कर रहे हैं। तो यह जाएगा -26.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख रहे हैं ये चूंकि नेगेटिव में आ गया, एंडोथर्मिक हो गया, नॉट पॉसिबल। तो जल्दी जल्दी हम इसलिए बता रहे हैं, समय भी कम है। आपके पास एनसीईआरटी सामने खुला होगा, जैसे मेरे पास खुला हुआ है, मेरे पास तो बनाया हुआ है, कॉपी में मैंने पहले बना लिया है, तो सारा वैल्यू भी यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, हाँ बोला है कि फ्यूजन प्रॉपर्टी जो इसका है वो बिल्कुल यूरेनियम के जैसा है, और यूरेनियम जो है वो एक एटम कितना फ्यूजन में कितना एनर्जी रिलीज करता है, 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 किलोग्राम जिसका मास नंबर 239 है वो कितना फ्यूजन में रिलीज करेगा। तो आपको समझना चाहिए कि 1 किलोग्राम कितना होता है, 1 किलोग्राम, और जो आपका यहाँ पे एटम दिया हुआ है उसका मास नंबर है 239। देख रहे हैं ना, 239 है या कुछ और है पता नहीं, चेक करना होगा एक बार फिर से। 239, हाँ 239 है। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको पता है कि 1 मोल इसका जो होगा वो देगा इक्वल टू 239 ग्राम इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 239 ग्राम्स कितने हो जाएंगे, सॉरी 1 kg यानी 1000 ग्राम कितने हो जाएंगे। पहले 1000 ग्राम में कितने एटम्स है ये हम निकाल लेते हैं, इतने एटम्स आ जाएंगे। देख रहे हैं ये एटम्स ऑलमोस्ट 0.025 इंटू 10⁻26 इतने एटम्स आएंगे, और एक एटम 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज करता है। तो टोटल एनर्जी कितनी निकालेंगे 1 किलोग्राम के लिए, तो दिस वैल्यू 0.025 इंटू 10⁻26 इतने एटम्स मिल के 180 से मल्टीप्लाई कर दो, एक एटम का इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी था जो आएगा, जो कि हम आंसर जानते हैं। देख रहे हो कैलकुलेशन फास्ट है भाई, अब बना हुआ है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 8, कितना समय लगेगा कि इलेक्ट्रिक लैंप जो कि 100 वाट का है, 100 वाट का है, वो जलता रहे 2 kg ड्यूटेरियम के साथ, 2 kg ड्यूटेरियम उसको जलाता रहे, और ड्यूटेरियम का रिएक्शन दे चुका है आपको, देख रहे हैं रिएक्शन, जिसमें कि साफ दिख रहा है क्यू वैल्यू 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये एक देखो 2 ड्यूटेरियम मिलकर ऐसा किया है। तो पहले आप चेक करोगे कि 2 kg में कितना ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम 2 kg में कितना होता है ये पहले चेक कर लेते हैं। तो भाई ड्यूटेरियम आपको साफ साफ दिख रहा है, ये है ड्यूटेरियम, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू इसका मास नंबर 2 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स।
तो 2 kg मतलब 2000 ग्राम में कितना एटम हो जाएगा, तो दिस डिवाइड बाई 2 इंटू 2000, इतने एटम्स हो जाएंगे। क्लियर है। एनर्जी साफ साफ लिखा है, एनर्जी 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो टोटल एनर्जी कितना होगा, 6.02 इंटू 10⁻23 या प्लस ये 3 26 लिख लो यार, जो भी है 26 ही कर देते हैं ना, 2 से वो कट ही जाएगा क्योंकि 2 से तो ये जा ही रहा है। अब ये वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 3.27 से, लेकिन यहाँ आंसर में एक ट्रिक है, बाई 2 जरूर करना, क्योंकि 3.27 जो ये वैल्यू दिया हुआ है, आप जरा डायग्राम देखो अपना तो शायद समझ में आ जाए। यहाँ तो हम पेन नहीं चला सकते हैं, इसमें शायद चेक करें चल जाएगा। तो ये वाला देखो तो, ओह चल रहा है, हमको लगा इसमें पेन नहीं चला पाएंगे। वाह सॉरी इतनी देर से हम इसको ऐसा ही ध्यान में कहते। ये वाला वैल्यू जो है दो ड्यूटेरियम मिल के बना है, इसलिए। वाह भाई, ये तो सभी पेन चल रहा था, मुझे पता नहीं था, अधूरा ज्ञान है मुझे। हाँ, तो ये एनर्जी रिलीज हो जाएगा। अब ये एनर्जी आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा आपको, मान लो यहाँ पे हम वैल्यू हमको पता है 5.76, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट है ना मेरा, गलत होगा तुम लोग देख लेना। जूल, अरे ये देखो जादुई काम, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया, एनसीईआरटी का आंसर, तो काम थोड़ी चलेगा। जूल कैसे लिख दिया भाई हमने, पहले आपको ध्यान रखना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, 6.02 इंटू 10⁻26 इंटू 3.27 बाई में 2। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब हो जाएगा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻−19, तब जाके जूल में होगा। तो जो भी हमने थोड़े पहले लिख दिया था 15.76 10⁻13, ये जूल में आ जाएगा। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, आपसे पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू एनर्जी बाई पावर। एनर्जी है 15 जूल में क्यों कन्वर्ट किया हमने, क्योंकि पावर ऐसा यूनिट में है ना 100 वाट का है, तो अब बस इतना जो भी आएगा उतना सेकेंड। एनसीईआरटी ने भले उसको ईयर में कन्वर्ट किया है, आप सेकेंड में ही छोड़ देना, एग्जाम में इतना फुर्सत आपको भी नहीं है, हमको भी नहीं है कि इसमें काम किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है, इसलिए बनाएंगे ही नहीं, बना लेते हैं। पोटेंशियल बैरियर का हाइट निकालना है, हेड ऑन कोलिजन 2 ड्यूट्रॉन के बीच में हो रहा है, ड्यूट्रॉन का रेडियस दिया है 2 फर्मी। तो देखो 2 ड्यूट्रॉन जब आपको दे ही दिया है और दोनों का रेडियस 2 फर्मी है ही, अब पोटेंशियल बैरियर मतलब इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होता कितना है भाई, Q1 Q2 बाई आर की जगह पे आप डाल देना 4 फर्मी। Q1 और Q2 आपको पता ही है, ड्यूट्रॉन है तो दोनों का चार्ज 1 ई होगा, के का वैल्यू पता है, ड्यूट्रॉन 1 ई और आर का वैल्यू 4 फर्मी। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 कॉपी में, नोट्स में, घर में जम के पढ़े हैं आप, और आपको ये पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आपको बताना है कि न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होता है। न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होता है, ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन चूंकि ये वीडियो जा रहा है तो हो सकता है किसी ने नहीं देखा हो या ना सुना हो, तो सुन लीजिए। सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, इसको मान लिए m। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का संख्या होता है a, ये है टोटल न्यूक्लियॉन्स, तो देयरफॉर टोटल मास m इंटू ए, क्योंकि क्लियर है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास m इंटू ए, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ आर इज इक्वल टू होता है R0 इंटू ए का पावर 1/3। जब हम क्यूब करेंगे तो m इंटू ए तो रहेगा 4/3, पाई तो रहेगा R0 का क्यूब इंटू ए आ जाएगा, क्यूब कट जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो टर्म बचेगा ये पूरी तरह से कांस्टेंट होगा, इसको ए से कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 10। तो ये न्यूक्लियाई का रहा। अभी आपको हम बाकी चैप्टर जो आपको टेढ़ा लगता है, जैसे एटम या इस तरह का जो भी चैप्टर है, जिसका आप एक बार में देख लो एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसमें तो बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन भरा पड़ा, यही बोर्ड में आएगा कन्फर्म। तो देख